डलहौजी एवं साम्राज्य विस्तार। भारत में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार डलहौजी के कार्यकाल में हुआ। युद्धों के द्वारा 1849 में पंजाब का विलय, 1850 में सिक्किम पर नियंत्रण तथा 1852 में दक्षिण बर्मा का विलय। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या गोद निषेध नीति। जो राज्य स्वेच्छा के दृष्टिकोण से अंग्रेजों पर आश्रित थे, यदि उन राज्यों के स्वाभाविक उत्तराधिकारी न हो तो अंग्रेजों की अनुमति के बिना गोद लेकर किसी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते थे। डलहौजी के पहले से ही यह नीति प्रचलित थी। डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया, जैसे सतारा, झांसी, नागपुर। कुछ शासकों का पेंशन भी बंद किया, जैसे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब का। 1853 में निजाम से बकाया राशि के प्रतिफल के में बरार का क्षेत्र लिया। 1856 में कुशासन के नाम पर अवध का विलय किया। नोट 1814 से 1816 में आंग्ल नेपाल युद्ध। नेपाल की पराजय। नेपाल ने सिक्किम पर अपना दावा छोड़ा तथा उत्तराखंड एवं तराई का बड़ा भूभाग नेपाल ने अंग्रेजों को दिया। आंग्ल वर्मा युद्ध। प्रथम युद्ध वर्मा ने असम, मणिपुर इत्यादि क्षेत्रों पर अपना दावा छोड़ा। तृतीय युद्ध संपूर्ण वर्मा का विलय। 1935 में भारत से वर्मा को अलग किया गया और 1948 में वर्मा को स्वतंत्रता दी गई। भू राजस्व नीति। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त, महालवारी। अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस में लागू किया गया और रैयतवारी को मद्रास, बॉम्बे प्रांत में, महालवारी को पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में। भू राजस्व के क्षेत्र में प्रारंभिक अनुभव एवं प्रयोग। 1757 में 24 परगना की जमींदारी अंग्रेजों को दी गई। 1760 में वर्तमान मेदंगनापुर एवं चटगांव की जमींदारी। 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दिया गया और 1772 में 5 वर्षों के लिए भू राजस्व वसूली के अधिकार को नीलाम किया गया तथा 1777 में भू राजस्व वसूली के अधिकार को प्रतिवर्ष नीलाम किया जाने लगा। 1790 में 10 वर्षों के लिए भू राजस्व के वसूली के अधिकार को नीलाम किया गया और 1793 में इसे अस्थायी कर दिया गया, यानी हर 10 वर्ष के लिए। अस्थायी जमींदारी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा इसे लागू किया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस में इसे लागू किया गया था। इस बंदोबस्त की विशेषताएं। जिन क्षेत्रों में इस बंदोबस्त को लागू किया गया था उन क्षेत्र में जमींदारों को समस्त भूमि का मालिक माना गया। मालिकाना हक को वंशानुगत एवं हस्तांतरणीय बनाया गया। मालिकाना हक के साथ शर्तें भी जुड़ी हुई थी। निर्धारित तिथि पर नियत राजस्व सूर्यास्त से पूर्व जमा कराने थे, अन्यथा जमींदारी अधिकारी या मालिकाना हक छीन ली जाती थी। मूल कानून में जमींदारों एवं किसानों के बीच समझौते का प्रावधान था, लेकिन व्यवहार में इसे लागू नहीं किया गया था। भू राजस्व का निर्धारण मनमाने तरीके से और प्रारंभिक अनुभवों को देखते हुए किया गया था। अलग अलग जमींदारों के लिए भू राजस्व की राशि भी अलग अलग थी, लेकिन जो राशि निर्धारित की गई थी उसका 10/11 हिस्सा सरकार के पास जमा कराने होते थे और एक हिस्सा जमींदारों के पास रहता था। भू राजस्व की राशि अस्थायी थी, अर्थात सरकार कोई संशोधन इसमें नहीं कर सकती थी और प्राकृतिक आपदा के दौरान भी राहत में कोई प्रावधान नहीं थे। इस बंदोबस्त को क्यों लागू किया गया या कारण क्या है? सरकार का यह मत था कि कृषि विकास को प्राथमिकता देते हुए इस बंदोबस्त को लागू किया गया, लेकिन यह आंशिक रूप से सत्य है। वास्तव में राजनीतिक आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे लागू किया और आर्थिक दृष्टिकोण से अस्थायी आय की जरूरत को प्राथमिकता दी गई, जैसे पैसे की आवश्यकता भारतीय उत्पादों को खरीदने, साम्राज्य विस्तार, प्रशासन इत्यादि के लिए की गई। व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाना भी एक प्रमुख लक्ष्य था। राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए भी आय की स्थिरता की जरूरत थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर पकड़ बनाए रखने के लिए एक राजनीतिक सहयोग की आवश्यकता और जमींदार के दृष्टिकोण से अत्यंत ही उपयोगी थे। इस बंदोबस्त का प्रभाव। सरकार पर प्रभाव सकारात्मक। जिन वास्तविक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सरकार ने इस बंदोबस्त को लागू किया उससे अधिक सफलता मिली, जैसे आय की स्थिर, राजनीतिक सहयोग के रूप में जमींदार इत्यादि। सरकार के लिए नकारात्मक। जमींदारी बंदोबस्त के अंतर्गत भविष्य में आय की संभावना समाप्त, किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण, किसानों में असंतोष, विभिन्न विद्रोहों में किसानों की बड़ी संख्या में भागीदारी। जमींदारों पर प्रभाव नकारात्मक। भू राजस्व वसूली की कठोर शर्तों के कारण शुरू के 1.5 दशक में आधे से अधिक जमींदारों की जमींदारियां नीलाम हो गई। इससे जमींदारों की सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची। सकारात्मक। समस्त किसानों की भूमि का इन्हें मालिक माना गया तथा इससे इनकी आय बढ़ी और क्रमशः सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा भी। नोट:
जमींदारी बंदोबस्त के अंतर्गत बड़ी संख्या में अनुपस्थित जमींदारों का उदय हुआ। किसानों एवं जमींदारों के बीच मध्यस्थों की एक लंबी श्रृंखला उपजी। किसानों पर प्रभाव। भूमि पर मालिकाना हक छीन जाने के कारण किसानों की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची तथा भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई। मालिकाना हक ले लिए जाने से अपने ही भूमि पर किसान बटाईदार हो गए और किसानों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं दी गई। आर्थिक दृष्टिकोण से भी किसानों को बहुत नुकसान हुआ। कई कारणों से आय में गिरावट हुई, जैसे भूमि पर मालिकाना हक नहीं रहा, जमींदारों के द्वारा उच्च दरों पर किसानों से भू राजस्व की वसूली संबंधी कठोर शर्तें, प्राकृतिक आपदा में कोई प्रावधान नहीं, जमींदारों की अनुमति के बिना सामुदायिक संपत्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता था। मजबूरन किसानों को कर्ज लेना पड़ा और एक बार किसान महाजनों के चंगुल में फंस गए तो उनसे बाहर निकलना मुश्किल था। प्रशासनिक मशीनरी, न्यायिक ढांचा भी शोषक वर्गों के साथ था, इससे भी किसानों की समस्या बढ़ी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त। मद्रास एवं बॉम्बे प्रांत में सर्वप्रथम 1792 में कैप्टन रीड एवं थॉमस मुनरो ने 12 महल क्षेत्र में प्रायोगिक तौर पर इसे लागू किया। फिर 1820 के दशक में मद्रास में थॉमस मुनरो ने तथा बॉम्बे प्रांत में एलिफिंसन ने इसे लागू किया। क्यों लागू किया गया? जमींदारी बंदोबस्त से होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान को देखते हुए रैयत बंदोबस्त में करों के पुनर्निर्धारण का प्रावधान, जिससे आय में वृद्धि की संभावना हुई। पैसों की आवश्यकता, प्रशासनिक खर्चे, सैनिक खर्चे, भारतीय उत्पादों खरीदने के लिए भी थी। औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव कि भारत को बाजार एवं कच्चे माल के स्रोत के रूप में स्थापित किया जाए। ब्रिटेन पर उपयोगितावादी विचारधारा का बढ़ता प्रभाव और उपयोगितावादी विचारकों का जमींदार विरोधी दृष्टिकोण। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के पीछे सरकार का एक तर्क यह भी था कि इस क्षेत्र में जमींदार नहीं थे, इसलिए रैयतों से प्रत्यक्ष समझौते किए गए। यह आंशिक रूप से सत्य। इस बंदोबस्त की विशेषताएं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित क्षेत्रों में रैयतों को भूमि का मालिक माना गया। मालिकाना हक को वंशानुगत एवं हस्तांतरणीय बनाया गया। जमींदारी बंदोबस्त की तरह मालिकाना हक के साथ यहाँ भी शर्तें जुड़ी हुई थी। निर्धारित समय पर नियत राजस्व जमा कराने पर मालिकाना हक बना रहता था, अन्यथा सरकार भूमि को जब्त कर लेती थी। भू राजस्व निर्धारण के लिए अपेक्षाकृत वैज्ञानिक तरीके अपनाए गए, जैसे भूमि का वर्गीकरण, सर्वेक्षण इत्यादि। भू राजस्व के दरों के निर्धारण में भी सैद्धांतिक रूप से बेहतर तरीके अपनाए गए, जैसे कुल उपज में से लागत को निकालने के पश्चात जो बच जाता था उसका 50% से अधिक भू राजस्व के रूप में सरकार नहीं लेगी। हालांकि व्यवहार में सरकार ने कुल उपज के 50% और इससे अधिक भू राजस्व की वसूली की। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत 30 वर्षों के अंतराल पर भू राजस्व के निर्धारण का भी प्रावधान। प्राकृतिक आपदा के समय राहत का प्रावधान। हालांकि आपदा के दौरान भी भू राजस्व वसूले गए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के परिणाम। सरकार पर प्रभाव। जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इस बंदोबस्त को लागू किया गया, उन उद्देश्यों में सरकार को सफलता भी मिली, जैसे आय में वृद्धि, भारत को बाजार एवं कच्चे माल के स्रोत के रूप में स्थापित करना। हालांकि प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि भी हुई और अपेक्षाकृत छोटे किसानों का शोषण, असंतोष और धीरे धीरे ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रसार। किसानों प्रभाव। जमींदारी बंदोबस्त की तुलना में किसानों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी। भूमि पर मालिकाना हक के कारण उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रही। आर्थिक दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत बड़े एवं मध्यम श्रेणी के किसानों की दशा बेहतर थी। हालांकि भू राजस्व से पुनर्निर्धारण का दबाव इन किसानों पर बना रहता था। छोटे किसानों की दशा लगभग जमींदारी बंदोबस्त की तरह ही थी। अत्यधिक भू राजस्व का दबाव, वसूली संबंधी कठोर शर्तें, प्राकृतिक आपदा का दबाव, महाजनों के द्वारा किसानों का शोषण, भूमि को गिरवी रखना, बेचना, भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में वृद्धि इत्यादि। महालवाड़ी बंदोबस्त। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब, इसे ग्राम सभा के नाम से भी जाना जाता है। हाल्ट मैकेंजी नामक अधिकारी ने सर्वप्रथम इसे लागू करने का सुझाव दिया और एक और सुझाव मार्टिन वर्ड। इन्हें उत्तर भारत में महालवाड़ी बंदोबस्त का प्रवर्तक माना जाता है। मार्टिन वर्ड को। विशेषताएं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की तरह रैयतों को समस्त भूमि का मालिक माना गया और प्रत्येक रैयतों से भू राजस्व वसूली के लिए समझौते किए गए, लेकिन भू राजस्व वसूली का अधिकार ग्राम प्रमुखों या जमींदारों या महलवारों को दिया गया। मालिकाना हक यहाँ भी वंशानुगत एवं हस्तांतरणीय, समय पर भू राजस्व अदा करने की शर्त। भू राजस्व निर्धारण। भू राजस्व की दरें पुनः निर्धारित इत्यादि कमोबेश रैयतवाड़ी बंदोबस्त की तरह थी, यानी 50% से अधिक। सैद्धांतिक तौर पर प्राकृतिक आपदा में प्रावधान राहत का था। महलवाड़ी बंदोबस्त में नक्शों का निर्माण भी किया गया था।